तो दोस्तों आपका फिल्मी जीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2015 में आई मूवी तमाशा को। मूवी से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के आखिर में करूंगा। उससे पहले मैं आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं वेद और तारा नाम के लड़का लड़की को, जो कि स्टेज प्ले कर रहे होते हैं, जो कि ऑफिस वालों की जिंदगी के ऊपर था। कैसे वो सुबह उठकर ऑफिस जाते हैं, बॉस की डांट खाते हैं और फिर वापस घर आकर किसी को कुछ नहीं बताते, और ये सिलसिला रोज का है। कहानी यहाँ से पीछे जाती है और हमें वेद का बचपन दिखाया जाता है, जिसे कहानियां सुनने का बड़ा शौक है। उसके शहर में एक दद्दू हैं जो कि पैसे लेके कहानियां सुनाते हैं, तो वेद अपने दोस्त के साथ जाता है पैसे देके उनसे कहानियां सुनने। दद्दू उसे रामायण की कहानी सुना रहे होते हैं कि कैसे राम जी वनवास गए, कैसे रावण ने सीता का हरण किया। वेद जब भी कोई कहानी सुनता वो अपने आसपास के लोगों में उन्हीं कैरेक्टर्स को देखने लगता जो किरदार कहानी में होते। जो किरदार ज्यादा पसंद आता उनकी खुद ही नकल करता। पॉकेट मनी जोड़कर वो एक दिन कहानी सुनने जाता है दद्दू से। उसने वहीं तक सुनी थी कि रावण सीता माँ को उठा ले जाता है। दद्दू अब सुनाना शुरू करते हैं कि जब राजकुमार वापस आया तो देखता है कि दुष्ट राजा उसकी राजकुमारी को उठा ले गया है समुंदर पार अपनी राजधानी ट्रॉय में। राजा बाकी राजाओं से मिलता है और कहता है कि हम समुंदर में हजारों जहाज उतारेंगे, लड़ेंगे टॉर्जन महायुद्ध और वापस लाएंगे अपनी राजकुमारी हेलन को। वेद टोकते हुए कहता कि पिछली बार तो आपने कोई और कहानी सुनाई थी जिसमें रावण था जो कि सीता माँ को उठा ले गया था लंका। दद्दू कहते तो क्या तकलीफ है, अरे कहानी कहानी होती है और वही कहानी हर जगह चलती है। अयोध्या में, यूनान में, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, सिकंदर की चढ़ाई, लंका की लड़ाई, और इस वक्त हमारे आसपास और तुम्हारी जिंदगी में वही कहानी है, एक ही। सोचो मत कि कहां, कब और किसकी, बस मजा लो कहानी का दिल खोल के। वे दद्दू की बात समझ जाता है और आराम से कहानी सुनने लगता है। अब यहाँ से कहानी कई साल आगे जाती है, जहाँ हम देखते हैं तारा को कॉर्सिका में, जहाँ उसका बैग खो गया है जिसमें आईडी, पासपोर्ट, पैसा सब कुछ रखा हुआ था। वो एक आदमी से विनती कर रही थी कि एक फोन कॉल करने दे, पर आदमी सुनने को राजी न था। लाख कहने पे भी वो नहीं सुनता, तो तारा गुस्से में उसे हिंदी में गाली दे देती है। गाली सुन के वेद के कान खड़े हो जाते हैं कि विदेश में हिंदी में गालियां कौन दे रहा है। तो पहली बार देखता है वो तारा को। तारा की तकलीफ समझ वो अपना फोन दे देता है बात करने को। तारा बचपन में एस्टेरिक्स एंड कॉर्सिका कॉमिक की फैन थी, तो उसने सोच रखा था कि एक दिन वो कॉर्सिका जरूर जाएगी। वो कॉर्सिका आई तो सही, पर ये कांड हो गया। वो फोन करके फोन वेद को वापस देते हुए उसे शुक्रिया कह के अपने बारे में बताने लगती है, लेकिन तभी वेद उसे रोक देता है। वो कहता है कि आप अपना नाम बताएंगी, मैं अपना नाम बताऊंगा, हम एक दूसरे को जान जाएंगे, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, दुनिया कितनी छोटी है, फिर ये भी फील होगा, और फिर कॉमन फ्रेंड्स भी निकल आएंगे और मैं वही बन जाऊंगा जो मैं साल भर होता हूँ। घिसे पिटे जोक सुनाऊंगा, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करूंगा, अच्छे से बर्ताव करूंगा, वो भी कॉर्सिका में। इतने पापड़ बेल के तो मैं यहाँ आया हूँ जहाँ मुझे कोई नहीं जानता, मैं कोई भी हो सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। वो अचानक डॉन के किरदार में आ जाता है और कहता है कि 12 मुल्कों की पुलिस मुझे ढूंढ रही है और मैं इस अनजान टापू में तेजा के सोने का इंतजार कर रहा हूँ। तारा भी गेम समझ जाती है, तो वो कहती है कि मैं मोना डार्लिंग तेजा के साथ काम करती हूँ। दोनों लोग एक दूसरे को अपना असली नाम नहीं बताते। वेद के लिए तारा मोना और तारा के लिए वेद डॉन। मोना के पास पैसे थे नहीं, तो डॉन ही खाना पीना खिलाता है उसे। डॉन उसे जहाँ लाया था मोना को काफी मजा आ रहा था, तो उससे पूछती है कि कहाँ हैं हम। डॉन कहता कि वंस अपॉन टाइम पर एक कहानी शुरू हो रही है। मोना कहती कि अच्छी होगी कहानी। डॉन कहता कि दिक्कत यह है कि कहानी एक ही होती है। वंस अपॉन ए टाइम एक लड़का एक लड़की से मिलता है और मिलते ही लाइन मारना शुरू कर देता है, जैसे कि उसकी ड्यूटी हो कि लाइन मारनी है, पटाना है। फिर किसी बहाने टच, फील, पकड़ जकड़, चुम्मा चाटी। मैं लड़का हूँ, ये मेरा रोल है, निभाऊंगा, प्लानिंग करूंगा, माहौल बनाऊंगा। मैं तो यही सोचूंगा कैसे टच करूं, कैसे बनाऊं जिस्मानी रिश्ता तुम्हारे साथ। मोना कहती अरे यार, फिर तो मुझे तुमसे सेफ डिस्टेंस रखनी पड़ेगी, हर वक्त सावधान रहना पड़ेगा, और जो मैं करना चाहूँ, जो मेरा दिल करेगा वो तो मैं कर ही नहीं सकती, मुझे तो अपने आप को रोकना होगा। डॉन कहता कि चल नहीं करूंगा कमीनापन, नहीं डालूंगा तुझ पे डोरे, मत रोक अपने आप को। दोनों के बीच एक डील होती है कि वो एक दूसरे को अपनी असली आइडेंटिटी बताएंगे ही नहीं। यहाँ से निकल के एक दूसरे को फिर कभी नहीं मिलेंगे। ये बनेगी कहानी हटके, और जो भी कॉर्सिका में होगा वो कॉर्सिका में ही रह जाएगा। वो लोग एक जगह घूमने जाते हैं जहाँ से बहुत अच्छा सनसेट दिख रहा था। मोना देखती है कि डॉन एक टक लगाए बस कहीं देखे जा रहा है, उसे समझ नहीं आता कि क्या देख रहा है वो। अगले दिन वो लोग जाते हैं एक रेस्टोरेंट, तो दोनों में शर्त लगती है कि देखते हैं कि पहले कौन किसी को पटा के लाता है। दोनों लोग लग
लग जाते हैं रैंडमली किसी को भी पटाने में। मोना लड़की थी तो आराम से लड़का पट जाता है और बेचारा डॉन शर्त हार जाता है। शर्त के मुताबिक अब डॉन को मोना को खाना खिलाना था तो वो उसे एक अनजान शादी में लेके चला जाता है और फिर वहाँ वो लोग खूब मौज मस्ती करते हैं। ऐसे ही वो पूरा कॉर्सिका साथ में घूम रहे थे। एक जगह झरने से पानी बह रहा था तो वेद पानी में मुंह डाल पानी पीने लगता है एकदम बेफिक्रा होके। वेद को देख तारा भी वैसा ही करती है। उसे मजा आ रहा था वेद के साथ घूम के, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी करता था, एकदम दिल फेक इंसान था वो लोग एक जगह बैठे होते हैं तो डॉन मोना को देख रहा होता है तो मोना कहती है कि देख कर ही काम चलाना पड़ेगा, वादा जो किया है। डॉन मोना की उंगली टच करते हुए कहता कि देखो इतना तो कर ही सकते हैं ना हम लोग। फिर मस्ती मस्ती में दोनों एक दूसरे का हाथ टच करते हैं, फिर एक दूसरे के गले भी लग जाते हैं, फिर बैठे बैठे एक दूसरे को पकड़ के डांस भी करने लगते हैं। मस्ती मस्ती में दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं तो तारा उसे गले से लगा लेती है। दोनों को एहसास होता है कि ये मस्ती मस्ती में नहीं है, क्योंकि दोनों को फील होता है एक अलग एहसास, एक अलग फीलिंग उस एक हक से। दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि बस किस्सी हो ही जाती, लेकिन दोनों ने वादा किया था एक दूसरे से कि लाइन नहीं क्रॉस करेंगे। तो वेद रुक जाता है। तारा को अपना पासपोर्ट मिल जाता है तो तारा सोचती है कि वो तुरंत ही निकल जाएगी इंडिया के लिए। उसके अंदर प्यार वाली फीलिंग्स पनपने लगी थी वेद के लिए। कहानी पीछे जाती है जहाँ हम देखते हैं कि वेद दद्दू से सवाल कर रहा होता है कि अच्छा टाइम इतनी जल्दी क्यों बीत जाता है। जितनी भी कहानियां उसने सुनी उन सब में हर कोई एक दूसरे से जुदा हो जाता था, तो इसीलिए उसके मन में ये सवाल आया। तारा नहीं बताना चाहती थी वेद को कि वो जा रही है, लेकिन सोचती है कि आखिरी बार मिल ले। वो जाती है उसके कमरे में और उसे कस के चूमते हुए कहती है कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे। उनमें और भी बहुत कुछ होता है जो कि दिखाया नहीं जाता। तारा वहां से जा रही होती है। वो दुखी थी, नहीं जाना चाहती थी वो, पर जाना था क्योंकि फीलिंग्स आ गई थी उसके दिल में वेद के लिए, और उसे नहीं पता था कि वेद के दिल में भी सेम फीलिंग्स हैं भी या नहीं। तारा का पहले से ही एक प्रेमी था जिससे वो अलग हो जाती है। तारा को कोलकाता आए कई महीने बीत जाते हैं और अब वो अपने पिताजी के टी बिजनेस में लग गई है। 1 साल बीत जाता है, फिर भी वेद उसके दिमाग से नहीं गया था। उसे और कोई अब पसंद ही नहीं आता था। 3 साल बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी वेद का ख्याल उसके मन से नहीं गया तो वो पहुंच जाती है दिल्ली। जब कॉर्सिका में थी वो तो उसने वेद की एक बुक देखी थी जो कि सोशल नाम के लाइब्रेरी से ले गई थी, जो कि दिल्ली में थी। तो तारा वहीं पहुंच गई इस उम्मीद में कि शायद डॉन उसे वहीं मिल जाए। वो रोज आने लगती है उसी जगह इस उम्मीद में कि वो कभी तो आएगा। एक दिन उसे डॉन की आवाज सुनाई पड़ती है। वो देखती है कि डॉन वहीं पर है। वो बहुत खुश होती है उसे देखकर, क्योंकि उम्मीद ना के बराबर थी उसके मिलने की। वो एकदम अनजान बनकर उसके सामने जाती है और ऐसे दिखाती है जैसे अनजाने में उसे मिल गई हो, और कहती कि अरे हमने तो डिसाइड किया था कि हम कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन हम तो मिल गए। वेद अपना असली नाम बताते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करता है तो तारा भी अपना असली नाम बताती है। वेद MCM टेक कंपनी में एज अ प्रोडक्ट मैनेजर काम करता है। तारा उसे बता ही देती है कि हमारा मिलना इत्तेफाक नहीं है, मैं बस एक्टिंग कर रही थी, मुझे लगा तुम यहाँ आते होगे तो मैं बार बार आने लगी। असल में मैं कोलकाता से यहाँ एक असाइनमेंट पर आई हूँ तो खुद को रोक नहीं पाई यहाँ आने से। जब से मैं कॉर्सिका से वापस आई तो मुझे बहुत कुछ फील हो रहा था। मुझे लगा सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमेशा ठीक हो जाता है, पर 4 साल हो गए अभी भी वही हाल है। मुझे नहीं पता कि ये क्या है। तारा को लगता है कि वो पहली बार में ही कुछ ज्यादा ही फीलिंग शेयर कर रही है तो वो रुक जाती है और कहती कि मुझे कोई साइको स्टॉकर मत समझना, मुझे पता है तुम्हारी अब अपनी लाइफ होगी, प्रेमिका भी होगी तुम्हारी। वेद कहता मेरी कोई प्रेमिका नहीं है। तारा को बड़ी खुशी होती है कि 4 साल बाद उसने अपने प्यार को ढूंढा और वो मिल भी गया, और कमाल की बात यह कि सिंगल भी है वो। अब दोनों मिलते हैं डिनर के लिए तो वेद उसके लिए बुके लेके आता है। दोनों लोग जाते हैं रेस्टोरेंट डिनर करने तो वेद इधर उधर की बातें कर रहा होता है, जैसे कि रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, यहाँ का खाना अच्छा है, वगैरह वगैरह। वेद काफी फॉर्मल बिहेव कर रहा था। तारा को वो वाइब ही नहीं आ रही थी जिस वेद से वो 4 साल पहले मिली थी। तारा इस बात को इग्नोर करते हुए उसे अपना घर बुलाती है तो फिर दोनों में माहौल बनता है। दोनों एक दूसरे के करीब आते ही हैं कि वेद घड़ी उतारता है पहले ताकि तारा को ना लग जाए, फिर फोन निकाल के रखता है, फिर फोन साइलेंट करता है। बहुत फॉर्मल हो रहा था सब, जैसे किसी डायरी में स्टेप्स लिखे हों जिसे वेद फॉलो कर रहा हो। अब हम देखते हैं वेद की जिंदगी। अकेले ही रहता है वो। सुबह अलार्म बजता है, वो उठता है, ब्रश करता है, नहाता धोता है, नाश्ता करता है, फिर तैयार होके ऑफिस के लिए निकलता है। सिग्नल पे उसे रोज एक किन्नर मिलती है जिसको वो
बिल्कुल भाव नहीं देता। ऑफिस पहुंचता है, लिफ्ट में जाता है, एक महिला भागती हुई आ रही होती है तो उसके लिए लिफ्ट रोकता है। बिजनेस मीटिंग करता है। मीटिंग के बाद बॉस उसे फटकारते हैं कि नर्वस क्यों हो गए थे, अगली बार से नर्वस मत होना। अब एक और चीज ऐड हो गई थी उसके इस डेली रूटीन में, वो है तारा से मिलना। तारा एकदम एक्साइटमेंट में रहती थी वेद से मिलने के लिए, लेकिन वेद अब बहुत बदल चुका था। जो रूटीन उसका बताया उसी रूटीन के हिसाब से चलता था वो डेली, और सेम वही सब होता था उसके साथ। सेम वैसा ही रूटीन तारा के साथ भी हो गया था उसका। तो अब धीरे धीरे तारा की भी सारी एक्साइटमेंट खत्म सी होने लगी थी। वेद का जन्मदिन होता है तो केक कटिंग के बाद वेद तारा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है अंगूठी देते हुए। तारा समझ ही नहीं पा रही थी वेद को कि अब वो कैसा हो गया है, तो वो हाँ कैसे बोल देती। तारा वेद से कहती है कि जब से मैं कोर्सिका से वापस आई हूँ ऐसा फील होता है जैसे तुम मेरे साथ हो। मुझे तुम्हारा नाम तक नहीं पता, कोई उम्मीद नहीं है कि मैं तुमसे फिर से मिलूंगी, मगर मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या ये मुमकिन है ऐसा फील करना? मुझे ये पहले मालूम नहीं था। वेद कहता और फिर मैं मिल गया ना? तारा कहती कि नहीं, मुझे मिला एक प्रोडक्ट मैनेजर जो कि एक शहर में रहता है, जो बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करता है, बहुत विनम्र और शालीन है। वेद कहता तो मैं हूँ एक प्रोडक्ट मैनेजर, मैं रहता हूँ शहर में, मैं वो डॉन थोड़ी हूँ तारा। वो तो एक्टिंग थी ना, वो तो मैं एक रोल प्ले कर रहा था, ये मैं रियल हूँ। तारा कहती कि तुम रियल में डॉन हो और यहाँ तुम एक्टिंग कर रहे हो, ये तुम एक रोल प्ले कर रहे हो, एक रेगुलर आदमी का रोल जो एक सेट पैटर्न पर चलता है, जो बगैर सोचे हुए हर काम वैसे ही करता है जैसे इसको करना चाहिए। ये तुम नहीं हो वेद, ये सब नकली है। तुम नदी में मुंह डाल के पानी पीते हो यार, जानवर की तरह। तुम तो पहाड़ों से बातें करते हो, तुम वो हो वेद। क्या हो गया है तुमको? वेद कहता तुमको क्या हो गया है तारा? कौन वो कोई नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग के अंदर है। तुम इमेजिन करती रही हो शायद कि मैं वो हूँ, पर मैं ये हूँ तारा जो तुम्हारे सामने खड़ा है। तारा कहती फिर तो मैं किसी और के साथ हूँ वेद, मैं कुछ और ढूंढ रही हूँ, ये तो है मेरे पास, ये मुझे नहीं चाहिए। इतना कह के वो वहां से चली जाती है। घर जाकर शीशे के सामने खड़े होकर वेद खुद से बोलता है कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो मजनू बन जाओ या तो शांत रहो। मैं शांत रहूंगा। वैसे भी चलने वाला था नहीं, जो होना था अभी हो गया, सही हुआ, टेंशन गई, गुड। अगले दिन फिर उसी तरह अपना रोजमर्रा का काम करके वो ऑफिस जाता है। शाम को वो पहुंच जाता है तारा के घर और कहता है कि कोर्सिका में बात अलग थी, हमने बोला था कि हम झूठ बोलेंगे, पर यहाँ तो तुम कह सकती थी ना। तारा कहते कि क्या? तो वेद चिल्ला के बोलता है कि जो सच है। तारा कहते कि तुम अंदर आओ। तो वेद कहता कि मैं अंदर आने के लिए नहीं आया, तुम कह सकती थी कि मैं तुम्हारे लेवल का आदमी नहीं हूँ। कोर्सिका में तुम मुझसे मिली और पता नहीं क्या सोचा कि मैं क्या हूँ, और यहाँ पता चला कि नहीं मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। मैं हूँ ऑर्डिनरी, एवरेज हूँ, जैसे सब होते हैं ना जो चलते रहते हैं फुटपाथ पे ब्रीफकेस लेकर, वैसे ही। तारा कहती कि वही तो मैं कह रही हूँ कि तुम वो नहीं हो, मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। वेद फिर चिल्ला के कहता कि हाँ तू जानती है कि मैं कौन हूँ और कोई नहीं जानता ना, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, मैं खुद नहीं जानता, मगर 7 दिन कोर्सिका में तू जान गई कि मैं कौन हूँ। तारा कहते कि तुम अंदर आ जाओ, रात हो गई है, लोग सो रहे होंगे। तो वे चिल्लाते हुए कहता कि हाँ, और मैं उनको जगा दूंगा ना, मैं तो पागल हूँ ना, मैं चिल्लाऊंगा, शोर मचाऊंगा, सीन क्रिएट कर दूंगा, मुझे अंदर ले चलो, छुपा लो, कंट्रोल करो इस वैश्य जानवर को। वेद को लगता है कि ज्यादा हो गया तो वो जाने लगता है। तारा उसे रोक रही होती है पर वो नहीं रुकता। घर जाने के लिए वो ऑटो लेता है तो ऑटो वाला गाना गुनगुना रहा होता है। वेद उससे कहता कि हेयर स्टाइल बड़ा लाजवाब है तुम्हारा, बम्बई जाने का विचार है क्या? ऑटो वाला कहता कि है तो नहीं, लेकिन था जरूर। वेद कहता कि तो क्या दिक्कत है? तो ऑटो वाला कहता दिक्कत बस एक है, हालात। माँ बाप अपना काम किए, जल्दी से हमारी शादी करवा दिए, हम अपना किए तो 2 बच्चा हो गए, फिर वही समय का चक्का, आटा दाल चावल, बच्चों की पढ़ाई, बीवी की माहवारी, ये ट्रैफिक, ये रिक्शा। वेद पूछता एक्टिंग लाइन में जाना था क्या? तो ऑटो वाला कहता कि नहीं, सिंगिंग लाइन में। अभी हमको देख के आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब इलाहाबाद में स्टेज में गाया करते थे ना, बंद जाती थी जनता। वेद कहता हीरो हो तुम मतलब? तो ऑटो वाला कहता कि नहीं सर, यहाँ तो हम रिक्शा वाले हैं, यहाँ कोई माई का लाल हमको पहचान नहीं पाएगा सर, अंदर से कुछ और ही हैं हम और बाहर से मजबूर। वेद की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, तो वो ऑटो वाले से काफी रिलेट कर जाता है। कहानी यहाँ से पीछे जाती है जहाँ हम देखते हैं कि वेद अपने पिता को बता रहा है कि उसे मैथ समझ नहीं आती, मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता, मेरा उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। पिताजी कहते हैं जब बंटवारे के बाद तुम्हारे दादा लाहौर से यहाँ आए थे, जब सब कुछ जीरो था, सर छुपाने के लिए छत नहीं थी, 8 आदमियों का पेट भरने की जिम्मेदारी उन पर थी, तब अगर वो ये कहते कि इस फैक्ट्री में काम करना मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो एक्चुअली बांसुरी
जाना चाहता हूँ, तब क्या होता? क्या यह खानदान जिंदा बचता? क्या तुम्हें मौका मिलता कि तुम इंजीनियरिंग कर सको? 2 साल 1000 ट्यूशन लेने के बावजूद तुम किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं कर पाए। 1 साल घर बैठ के वेस्ट किया तुमने। डोनेशन देकर तुम्हारा इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हो रहा है। तुम्हें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए और शर्म के मारे डबल मेहनत करनी चाहिए। और इंटरेस्ट है कहाँ तुम्हारा? पेड़ के नीचे बैठ के कहानियां सुनाने में, 10 रुपए घंटे के हिसाब से? या बॉम्बे जाकर हीरो बनना है? क्या करियर प्लान है तुम्हारा? बोलो, जवाब दो। वेद को न चाहते हुए भी पिताजी की बात माननी ही पड़ती है और जाना पड़ता है घर छोड़ के इंजीनियरिंग कॉलेज। वेद पूरी कोशिश कर रहा था पढ़ने की, पर उससे नहीं हो रहा था। चिड़चिड़ी होती थी, गुस्सा आता था, गुस्से में कॉपी किताब फेंक देता था वो। पर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो फिर खुद ही कॉपी किताब उठाता और पढ़ने बैठ जाता। कहानी वर्तमान में आती है, जहाँ हम देखते हैं कि वेद रोज की तरह तैयार हो रहा होता है, पर आज वो टाई नहीं पहनता। ऑफिस जाता है तो बॉस उसे टोक देते हैं कि टाई कहाँ है? वेद कहता कि टाई बेचने थोड़ी जा रहे हैं सर। तो बॉस चिल्लाते हुए दूसरे की टाई देते हुए कहता कि पहनो इसे। बिजनेस मीटिंग में वेद काम की बात बोलते बोलते अंड बंड कुछ भी बोल दे रहा था बीच बीच में। तो बॉस बाद में उससे कहते कि तुम बीच बीच में क्या उल्टा पुल्टा बोल रहे थे? वेद कहता कि नहीं तो बॉस कहता छोड़ो, अच्छा जाने दो। अगली बिजनेस मीटिंग में भी वेद वैसा ही करता है। फिर शीशे के सामने जाकर खुद से कहता, बहुत मजा आ रहा है ना? हाँ, आ तो रहा है, अब आगे लगने वाली है तेरी। तारा ने बहुत कॉल मैसेजेस किए थे वेद को, पर वेद कोई रिस्पांस नहीं दे रहा था। और वेद खुद ही कॉल करता है और एकदम नॉर्मल होके कहता है कि मैंने बस माफी मांगने के लिए कॉल किया है। तारा कहती कि तुम कहाँ हो? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो वेद कहता कि इसकी क्या जरूरत है, मैं ठीक हूँ। तो तारा कहती कि मुझे मिलना है, अगर तुम बिजी हो तो मैं वेट कर लूंगी तुम्हारा, पर मिलो मुझसे। वेद के अंदर बहुत भसड़ चल रही थी, पर तारा से मिलकर वो एकदम फॉर्मल बिहेव करता है, जैसे सब नॉर्मल हो। तारा उससे कहती कि गलती मेरी थी, अपनी स्मार्टनेस में मैंने कुछ ऐसा कह दिया कि तुम डिस्टर्ब हो गए। कोई कॉम्प्लेक्स होगा तुम्हारे अंदर जिसको मैंने टच कर दिया, तो सॉरी मुझे बोलना चाहिए। वेद कहता कि बोलो फिर सॉरी मुझे। तारा कहती कि आई एम सॉरी, मैंने जो भी कहा उस दिन मैं सब वापस लेती हूँ। और वो अंगूठी कहाँ है? मुझे वो अंगूठी चाहिए। वेद अजीब बिहेव करके वहां से जाने लगता है। वो अजीब बिहेव करके अपने मन की फीलिंग्स को दबा रहा था। तारा उसका हाथ पकड़ कहती कि रुक जाओ। तो वेद कहता कि तुझे तो मुझसे प्यार हो गया पगली। तारा कहती कि हाँ। तो वेद कहता कि पर किसी और से। तारा बस चाहती थी कि वेद उसके साथ रहे, पर वेद कह रहा था कि तुम्हें जिससे प्यार हुआ वो तो हूँ नहीं मैं। फिर तो तुम कॉम्प्रोमाइज कर रही हो, अपने प्यार को धोखा दे रही हो। तारा सब समझ रही थी वेद के दिल का हाल। तो वेद उससे अपना हाथ छुड़ा रहा होता है, पर तारा उसका हाथ नहीं छोड़ती, उसे गले लगा कर रोक लेती है। तारा समझ पा रही थी कि वेद के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत बातें हैं उसके दिल में जो शायद कभी किसी से कह नहीं पाया वो। तारा बहुत कोशिश करती है उसे रोकने की, पर वेद चला जाता है। अगले दिन रोजमर्रा की तरह वेद फिर से नॉर्मल बिहेव करते हुए पहुंच जाता है ऑफिस, पर अब पता चल रहा था कि वो नॉर्मल रहने की एक्टिंग कर रहा है। ट्रैफिक सिग्नल पर किन्नर रोज वेद से पैसे मांगती रहती थी, तो वेद उसे वो अंगूठी ही पकड़ा देता है जो उसने तारा के लिए ली थी। ऑफिस लिफ्ट में वो हमेशा एक आंटी के लिए लिफ्ट रोक देता था, पर आज नहीं रोकता। वेद अब कुछ ज्यादा ही उल्टी पुल्टी हरकतें करने लगा था बिजनेस मीटिंग में, जिसे देख बॉस का दिमाग खराब हो गया था। बॉस को लग रहा था कि लड़की ने इसको रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए ये पगला गया है। बॉस उसको समझाते हैं कि सबका वीक मोमेंट होता है, मेरा भी है, मैं उससे भरने के लिए और मेहनत करता हूँ, अपना ध्यान और केंद्रित करता हूँ अपने काम के प्रति। तुम भी यही करो, तुम 10 साल में वहां आ जाओगे जहाँ मैं बैठा हूँ। वेद अलग अलग कैरेक्टर की एक्टिंग करने लगता है, तो बॉस को लगता है ये पक्का पागल हो चुका है। वेद को आज अपना बॉस रावण जैसा दिख रहा था। उसकी हरकतें देख बॉस उसे नौकरी से निकाल देते हैं। वेद अब एक पार्टी में जाता है, तो वहाँ उसका एक दोस्त उससे पूछ लेता है कि कैसे हो तुम? तो वेद कहता कि बढ़िया हूँ। तो दोस्त कहता कि सच में बढ़िया हो? तो वेद कहता कि नहीं। वेद फिर उससे पकड़ के अपना सारा दुख दर्द बताने लगता है, तो दोस्त भागने लगता है कि मैंने तो बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लिया था, वो सच में थोड़ी बताने लगता है कि कैसे हो। वेद कहता कि जब जानना नहीं रहता तो लोग पूछते क्यों है कि कैसे हो। वेद उदास परेशान अपने में उलझा हुआ दाढ़ी बना के ब्रीफ केस उठा के पहुंच जाता है फिर किसी कंपनी में इंटरव्यू देने। नौकरी मिलने के बाद वेद फिर से वही जिंदगी जीने लगता है, अपने अंदर छुपे असली वेद को अंदर ही दबाकर। बचपन से वो यही करता आया, हमेशा उस वेद को छुपाता आया जो वो बनना चाहता था, जो वो अंदर से था। तारा थी जिसने सब उथल पुथल मचा दी। उसने जो अब तक कंट्रोल कर रखा था खुद पर, उसे आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। उसकी रियल आइडेंटिटी बाहर आने को तड़पने लगी। वेद ने एक जगह ढूंढ ली थी जहाँ उसके जैसे ही ऑफिस वाले चाय सुट्टा पीने आते थे, तो वो वहीं बैठे लोगों को कहानियां सुनाने लगा था जो कि उसके जैसे ही थे।
अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और वो सब ध्यान से उसकी कहानियां उसकी बातें सुनते भी थे। वेद चला जाता है शिमला अपने घर। तो पिताजी पूछते हैं कि कितने दिन हो यहाँ। तो वेद कहता कि 1-2 दिन। तो पिताजी कहते हैं इतने दिन बाद आए हो और छुट्टी नहीं मिलेगी क्या? वेद बताता है कि मैंने नौकरी छोड़ दी है, 6 महीने से मैं कोई काम नहीं कर रहा। पिताजी चिल्लाने लगते हैं। तो वेद कहता कि मैं आज ही चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप क्या कहने वाले हो, यही कि मैं जिम्मेदार कब बनूंगा, जिम्मेदारी कब उठाऊंगा। पिताजी कहते हैं तो क्या मुझे मजा आता है कि बात बार बार कहने में? क्या यही काम है मेरा कि तुम हमेशा उल्टे रास्ते पर भागते रहो और मैं हमेशा खींच कर तुम्हें वापस लाता रहूं? तुम्हें क्या लगता है मैं दुश्मन हूँ क्या तुम्हारा? वेद कहता कि उसकी क्या जरूरत है, मैं हूं ना अपना दुश्मन, मैं तो कर ही रहा हूँ खुद को बर्बाद। पिताजी कहते ये बात सच भी हो सकती है, अब कह दिया है तो सोचना जरूर। जिनकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होती है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तुमने अभी बुरा वक्त देखा नहीं है ना? वेद शीशे के सामने जाकर खुद से कहता कि अब क्या करेगा। बचपन वाला वेद कहता कि मैं तो चला पर्वत के उस पार, आज पता चलेगा कि बंजारों को पानी मिलता है कि नहीं। प्रेजेंट वाला कहता कि कहानी की दुनिया से बाहर निकल, अपने बारे में सोच, ये जो तेरी जिंदगी चल रही है इसमें क्या होगा। बचपन वाला वेद कहता कि क्या पता, ये तो कहानी वाला ही जानता है ना कि आगे क्या होगा, वही बताएगा। वेद जाता है दद्दू के पास जो बचपन में उसे कहानियां सुनाते थे, जो कि अब बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे। वेद उन्हें पैसे देते हुए कहानी सुनाने बोलता है। वेद कहता कि लड़की लड़के से कहती कि तुम वो नहीं हो जो मैंने सोचा था, मैंने तुम्हें आजाद पंछी समझा मगर तुम निकले लकीर के फकीर, और चली जाती है। लड़का हिल जाता है, उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है, उसे नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है, वो अकेला हो जाता है। अब इसके आगे क्या होता है बताइए। दद्दू कहते हैं कि वो लड़का शहर छोड़कर चला जाता है जंगलों में, जानवरों के बीच में रहता है, फूलों से बातें करता है, उसे हर तरफ लैला दिखाई दे रही होती है। वेद कहता कि ये मजनू की कहानी नहीं है, ये वेद की कहानी है, यानी कि मेरी। ये बंदा जंगलों में नहीं चला गया, ये शहर में ही रहता है। दद्दू कहते कि उसे सब कुछ बुरा लगने लगता है, सब कुछ खराब। उसके आसपास के लोग उसे शक की निगाहों से देखना शुरू कर देते हैं, उस पर गुस्सा होते हैं, कहते हैं कि तुम नालायक हो, तुम पागल हो। तो लड़का कहता कि तुम सब पागल हो। सब मिलकर उस पर जुल्म करते हैं, सारे मिलकर उसे पकड़ते हैं और उसे जिंदा चुनवा देते हैं। दद्दू हीर रांझा, राम सीता, लैला मजनू हर किसी की कहानी मिक्स करते हुए सुनाने लग जाते हैं और रुक ही नहीं रहे होते। वेद कहता कि मैं अपनी कहानी पूछ रहा हूँ और आप पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहे हो। तो दद्दू कहते अरे तू है कौन, क्यों आया है यहाँ? वेद फिर पूछता है कि मेरी कहानी में आगे क्या होता है। तो दद्दू चोर चोर कह के चिल्लाने लगते हैं। दद्दू कहते हैं अपनी कहानी मुझसे पूछ रहा है, कायर कहीं का, किससे डरता है कौन यहाँ? तू बता क्या होता है आगे, बोल अपनी कहानी, क्या है तेरे दिल के अंदर, चाहता क्या है तू? दिल में हीर लिए और हीर खोज रहा है वीराने में, फरेबी कहीं का। वेद को अब समझ में आ जाता है कि उसे अपनी कहानी खुद ही खोजनी है, जो उसके दिल में है, जो वो करना चाहता है, वही करने पर उसकी कहानी आगे बढ़ेगी। वेद घर जाकर पिताजी से कहता है मैं आपको एक कहानी सुनाऊं क्या? बहुत पहले की बात है, जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था। उस वक्त लाहौर में एक आदमी रहता था, उसका नाम था हीरो। बंटवारे की आग ऐसी फैली कि हीरो को रातों रात अपने घर वालों को लेकर भारत आना पड़ा। सारी दौलत जायदाद उस तरफ रह गई। एक रात में अपना हीरो जीरो हो गया। उसने लकड़ी के मिल में काम किया, जान लगा दी, अपना बिजनेस शुरू किया और एक अच्छा सा मकान बनाया। अब उसका बेटा आया, नया हीरो। इसने भी मेहनत की, बिजनेस को बढ़ाया, साथ साथ नौकरी भी की, बच्चों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया और पुराने मकान को और बड़ा किया। और फिर उसका बेटा आया, अब ये अपना हीरो है। इसने भी मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, ऑफिस सिस्टम, हाँ बोलो, नीचे देखो, खुश हो जाओ, रोने लगो। एक दिन यहाँ से बहुत कोस दूर दिल और दुनिया के बीच अपने हीरो को एक साथी मिला। साथी ने कहा हाय, हीरो ने कहा हेलो। साथी ने कहा क्या हालचाल? तो हीरो ने कहा फाइन थैंक यू। साथी ने कहा तुम ऐसे क्यों बात करते हो मशीन की तरह? अरे अरे कहाँ जा रहे हो? हीरो कहता मैं रुक नहीं सकता, रुकूंगा तो मर जाऊंगा, मैं रेस में भाग रहा हूँ। तो कौन सी रेस है ये? मैं नहीं जानता। तुम नहीं जानते कौन सी रेस है ये? तो भाग क्यों रहे हो? क्योंकि सब भाग रहे हैं इसलिए मैं भी भाग रहा हूँ। अच्छा चलो छोड़ो, जाने दो, क्या फर्क पड़ता है कौन सी रेस है, जब तक जीत रहे हैं। फर्स्ट तो आते ही होगे ना रेस में? नो सेकंड, नो थर्ड, नो अबे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नो, यानी कि बीच में कहीं आते हो इस रेस में, बीच वाले हो तुम। हाँ मैं मीडियोकर हूँ, आम आदमी, रेगुलर,
ऑर्डिनरी। बड़ा प्राउड फील कर रहे हो यार मीडियोकर बन के। एक बात कहूँ दिल से, मुझे नहीं लगता कि तुम ऑर्डिनरी हो। अरे तुम्हारे साथ मैं होती हूँ तो मैं स्पेशल बन जाती हूँ यार, तो सोचो तुम क्या होगे। मैंने ना लाइफ में तुम जैसा नहीं देखा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम स्पेशल हो। कभी किसी ने नहीं कहा क्या तुम्हें ये? हाँ, एक था जो कहता था कि मैं स्पेशल हूँ। वो एक सांप था, वही करता था उल्टी सीधी बात कि तुम ये हो वो हो, हीरे की खदान हो। उसका नाम था बचपन। मेरा बचपन बहुत ही जहरीला सांप था। बचपन ऐसे ही मिल जाता था बाग बगीचे में, फन उठाए डसने को तैयार। हम तो बड़े होते ही मार डाले उसको, कुचल डाले उसको, ऐसे पांव रखे उसके गर्दन पे और दबा दिए साले को। मर गया बचपन। अब ठीक है, अब कोई नहीं कहता कि मैं स्पेशल हूँ। अब मैं आराम से अपनी जिंदगी जी सकता हूँ। वर्क, स्टॉप, स्माइल प्लीज, मीडियोकर। अरे क्या बकवास है ये? तुम गलती कर रहे हो। तुम खुद चुनो ना अपनी रेस, देख लेना आसानी से फंसताओगे। देखो अपने आप को, पहचानो। एक दिन सारी दुनिया पहचानेगी तुम्हें। चलो अब आंखें खोलो। नहीं, मैं आंखें नहीं खोलूंगा, नहीं रुकूंगा। उसी रेस में भागता रहूंगा, भागता रहूंगा, भागता रहूंगा। और इस तरह अपना हीरो जिंदगी भर इस रेस में भागता रहा और एक दिन मर गया। कहानी खत्म। कैसी लगी कहानी पापा? एंडिंग खराब है ना? एंडिंग सही नहीं है ना? तो कोई बात नहीं, अपनी कहानी है, एंडिंग चेंज कर लेंगे। ये हूँ मैं पापा, मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ, मुझे माफ कर देना। पिताजी के आंखों में आंसू थे। वो कहते कि ये आखिरी वाला हीरो बेस्ट है, ये मेरा फेवरेट है। और इतना कहते ही अपने बेटे को गले से लगा लेते हैं। वेद कहता है मैं इस रेस में फर्स्ट आऊंगा पापा, मुझे पता है कि मैं आऊंगा। दादी को वेद की कहानी सुन के इंटरेस्ट जाग गया था कि दूसरी एंडिंग क्या होगी कहानी की। तो कहते हैं कि बताओ आगे क्या हुआ। वेद ने कहानी सुना के अपनी बात कहानी के जरिए बता के अपना टैलेंट भी दिखा दिया और अपने दिल की बात भी कह दी। पिताजी समझ भी गए कि वेद का क्या करने का मन है, वो क्या चाहता है। वेद का टैलेंट बेकार नहीं था, क्योंकि इतने अच्छे से कहानी नरेट करी उसने कि इंटरेस्ट जाग गया उसको सुनने का। वेद वापस दिल्ली जाता है तो उसे वही किन्नर मिलती है जो कि उसे अंगूठी वापस करते हुए कहती कि आज तक मेरे को किसी ने इतना बड़ा गिफ्ट नहीं दिया, मैं बहुत खुश हुई, पर इसका मैं करेगी क्या? आपके दिल में जो भी होगा ना, सब पूरा करेगी ये अंगूठी। तारा काम के सिलसिले में टोक्यो में थी तो उसे एक पेपर दिखाई पड़ता है जिसमें लिखा था कि डॉन की वापसी हो गई है। चाय के कप में उसे वो अंगूठी भी मिलती है जो वेद उसके लिए लाया था। वो इधर उधर वेद को ढूंढती है पर वो मिलता नहीं। तभी अचानक वेद आ जाता है उसके सामने अपने डॉन के किरदार में, जैसे कॉर्सिका में मिला था उससे। तारा भी एक चाइनीज लड़की माताहारी एक नए किरदार में उससे बतियाने लगती है। जो वेद असल में था, जो वो बनना चाहता था, वो अब उसे करने मिल रहा था। वो बन गया कहानी सुनाने वाला, करने लगा स्टेज परफॉर्मेंस जो कि बहुत अच्छा चल रहा था। सब तालियां बजाते उसकी परफॉर्मेंस देख खड़े हो जाते थे। ये सब कुछ हो पाया तारा की वजह से। तो वो उसके सामने झुककर तारा को शुक्रिया कहता है। तारा भी उसकी खुशी में खुश थी कि वेद अपनी असली पर्सनालिटी के साथ जी पा रहा है, फेक बन के नहीं रह रहा, जो करना चाहता था वही कर रहा है। दोनों एक दूसरे को प्यार से चूमते हैं और फिर ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमने देखी एक ऐसी कहानी जो कि है हम सब की कहानी। हम सब में दो लोग बसते हैं, एक वो जो दुनिया के लिए जी रहा है, जो दुनिया के हिसाब से चल रहा है, दूसरों के कहने पे सब करता है। दूसरा वो जो हम असल में होते हैं, जो करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, खुद के सपने जो होते हैं, खुद के अरमान होते हैं कुछ करने के, जिन्हें हम कभी किसी को बता नहीं पाते। दूसरे वाले को हमें अपने अंदर ही रखना पड़ता है, जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दब जाता है वो, उसे हम कभी बाहर नहीं ला पाते। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो जिम्मेदारी के पत्थर को किनारे फेंक खुद को बाहर लाते हुए दुनिया को दिखा पाते हैं कि वो असल में क्या है, पर ऐसा कर पाने वालों की संख्या बहुत 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 कम होती है। अपने सपनों को, अपने बचपने को अपना मन मारकर जीने वाले लोग ज्यादा हैं इस दुनिया में, क्योंकि एक लूप सा बना है कि हमने जो किया अब तुम भी वही करो, क्योंकि यही करना होता है। वेद के पिता को दिख रहा था साफ साफ कि उनके बेटे को मैथ समझ नहीं आती, उसमें अच्छा नहीं है वो। उसने खुद मुंह खोलकर भी बताया कि नहीं है उसे इंटरेस्ट इंजीनियरिंग करने में, फिर भी उन्होंने वही ज्ञान दिया कि हमने किया है तो तुम्हें भी करना होगा, क्योंकि ऐसे ही चलती है दुनिया, ऐसे ही चलता है घर परिवार संसार। माना कि दादाजी को सैक्रिफाइस करने पड़े अपने सपने, लेकिन पिताजी कैपेबल थे कि वो वेद को सपोर्ट कर सकें कि जो वो करना चाहता है उसे करने दें, लेकिन जबरदस्ती ही उस पर जिम्मेदारियों का बोझ डालने में पड़े हुए थे। उसे उस रेस में भगाने में पड़े थे जिसमें वेद को भागना ही नहीं था। रेस में भागना बुरा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये मूवी ये सिखाती है कि
कि 9 to 5 जॉब बेकार है या इंजीनियरिंग करना बेकार है। जरूरी ये है कि आप सही रेस में भागो। आपको पता हो कि रास्ता कैसा होगा, जीतने पर क्या होगा। सही रेस में भागेंगे तो खुद से ही मोटिवेशन आएगा, हिम्मत मिलेगी जीतने की, क्योंकि अपने इंटरेस्ट की रेस होगी वो। अपने पसंद की रेस ना हो तो ऐसा भी नहीं कि हम उसमें दौड़ नहीं सकते। दौड़ते हैं अपना मन मार के, बन जाते हैं वही जिसमें घर वाले खुश रहें, उनके दिमाग में बसा है जो समाज वो खुश रहे। कर देते हैं त्याग अपने सपनों का। सबको लगता है कि देखो मैंने तुम्हें सही राह दिखाई और आज तुम कुछ बन गए, पर उन्हें नहीं पता होता है कि उन्होंने आपको मार दिया है कब का, खत्म कर दिया है उसको जो आप थे। आप बस एक रोबोट बन चुके हो जो बस दूसरे की सुनता है, दूसरे के लिए जीता है, दूसरे के लिए सब कुछ करता है। मुझे लगता है कि हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं। पहला कि सही टाइम पर अपने दिल की बात कह दो, या तो घर वाले मान जाएंगे या तो सबके लिए बुरे बन जाओगे आप, और वही करना होगा जो घर वाले चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन ये कि जो घर वाले बनाना चाहते हैं वो बन जाओ, और इतना अच्छा बन जाओ कि अगर तब आप अपने मन का कुछ करते हो तो कोई आपसे सवाल ना करने आए। जिंदगी में कोई आए तो तारा जैसा ही कोई आए। तारा जैसा इंसान मिलना मुश्किल है जो पहचान पाए कि असल में हम कौन हैं, हमारे अंदर क्या खूबी है, हमारी खासियत क्या है, पहचान सके वो। वेद जानता था कि जिस वेद को उसने अंदर दबा दिया है वो वेद बाहर निकला तो जो नियम बने हैं, जो रूटीन बना है, उसका सब उथल पुथल हो जाएगा, भसड़ मच जाएगी पूरी। उसके अंदर हिम्मत नहीं थी भसड़ मचाने की, पर तारा ने उसका साथ नहीं छोड़ा और फिर भसड़ मची भी। वेद का असली रूप बाहर आने लगा। जैसे एक रोबोट होता है ना कि जो कमांड उसे दे दो वही वो करता है। अगर कहीं रोबोट के अंदर फीलिंग्स आ जाएं तो उसका रोबोटिक दिमाग हैंग करने लगता है। कुछ ऐसा ही हो रहा था वेद के साथ भी। ग्लिचेस होने लगे थे, इसीलिए वो उल्टी सीधी हरकतें करने लग गया था। वो नॉर्मल रहने की कोशिश करता, लेकिन बीच बीच में उसके अंदर दबा बैठा वेद बाहर आने की कोशिश करने लगता। उसने तारा पर गुस्सा किया, चिल्लाया ताकि वो नॉर्मल लाइफ ही जिए जो जीते आ रहा था, क्योंकि उसी में सब खुश थे। पर तारा ने हार नहीं मानी, टिकी रही उसके साथ, उसके भगाने पर भी नहीं गई उससे दूर। आखिरकार वेद को एहसास हो ही गया कि तारा सही है। उसे अपनी वो जिंदगी छोड़नी होगी जो जिंदगी वो जीना ही नहीं चाहता, लेकिन जी रहा है अपने पिता के प्रेशर में आके। उसने अपने टैलेंट के जरिए ही अपने पिता को समझाया और बताई अपने दिल की बात, और फिर बन गया वो जो वो था असल में बचपन से ही। ये मूवी आपको यही सिखाती है कि आप खुद को पहचानो, अपने अंदर झांको और जानो कि आप क्या हो। जिस रेस में आप दौड़ रहे हो, क्या वाकई में उस रेस का हिस्सा बनना चाहते हो आप, या सब दौड़ रहे हैं तो आप भी दौड़ने में लगे हो। ये फिल्म ये भी सिखाती है कि अगर सच में प्रेम हो तो वो प्रेम आपको नीचे नहीं खींचता, बल्कि आपको और ऊंचाई पर ले जाने में मदद करता है। ये फिल्म जब आई थी तब इतना लोग पैशन फॉलो करने पर ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि सपोर्ट नहीं मिलता था। पर अब ऐसा टाइम आ गया है कि अब पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं बच्चों को, लेकिन ये भी सच है कि ऐसे पेरेंट्स की संख्या बहुत कम है, पर पहले के मुकाबले ज्यादा है। आप ये कभी नहीं समझना कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब नहीं कर सकते अपना पैशन फॉलो। देखो भाई, जब जागो तभी सवेरा। अगर आपका कोई सपना रहा है कहीं जाने का, कुछ पाने का, कुछ बनने का, तो जब तक आप मरे नहीं हो आपके पास अभी भी चांस है कि आप अपना सपना पूरा कर सकते हो। बस बगावत करने की देरी है। थोड़ा समाज के खिलाफ जाना होगा, थोड़ा परिवार के खिलाफ जाना होगा, पर समझा लेगा सबको, मना लेगा सबको, तो फिर बल्ले बल्ले है आपकी। अब अगर पहले से ही सोच लिया है कि कोई नहीं सुनेगा आपकी, तो ये बेकार है सोचना। एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए, क्या पता मान ही जाए। एक और चीज, कभी कभार अपनी वही डेली सेम रूटीन वाली जिंदगी से निकलकर सामान पैक करके निकल जाना चाहिए घूमने। बहुत फायदा होता है इससे, दिमाग को शांति मिलती है और एक विजन मिलता है कि अब क्या करना है आगे। नए लोग मिलते हैं, नई जगह एक्सप्लोर करने मिलता है। आपके मन में जो विचार चल रहे होते हैं, जो आप शायद कभी खुद को सुन नहीं पाते, वो सुनने मिलता है। आपको वो बनने का मौका मिलता है जो अक्सर आप अपनी डेली लाइफ में नहीं हो पाते। आपको आजादी मिलती है, आजादी जो कि एहसास कराती है कि आप जिंदा हो, इंसान हो, रोबोट नहीं। क्या पता आपको तारा जैसा कोई साथी भी मिल जाए आपके सफर में जो आपको सही राह दिखा दे। आपको जिससे प्यार हो गया है उसे कभी न छोड़ो, फिर चाहे जो हालात हो। कभी उम्मीद मत छोड़ो और अपनी पूरी ताकत झोंक दो। अंत में या तो आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा या फिर आपको आपका प्यार। हमारे आसपास बहुत सारी कहानियां हैं, सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं, किस्से हैं। जैसे वेद को ऑटो वाले की कहानी सुनने मिली, उस ऑटो वाले की कहानी सुन के ही एहसास हुआ कि हाँ, अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है वो। ये बात भी बिल्कुल सही बताई गई है कि कहानियां लगभग सारी सेम ही होती हैं, बस लोगों के और जगह के नाम अलग होते हैं, बाकी होता वही है सबकी कहानी में। जो कहानी ऑटो वाले की थी वही कहानी लगभग वेद की भी थी। ऑटो वाले के पिता ने भी उसकी शादी करा के उसे जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा दिया और वो नहीं कर पाया जो करना चाहता था। वेद के साथ भी सेम सीन था।
एक चीज मुझे खटक रही थी। भले हमें दिखाया गया तारा का सच्चा प्यार, पर उसका तो ऑलरेडी प्रेमी था जब वो कोर्सिका गई थी तब। मतलब तारा चीटर भी है, क्योंकि प्रेमी होते हुए भी उसे किसी और से प्यार हो गया। तो जितनी अच्छी वो वेद के लिए है, उतनी ही बुरी है वो उस लड़के के लिए जिसको उसने धोखा दिया। हमें ऐसा लगता है कि वेद बाद में बदल गया, पर असल बात यह है कि वेद हमेशा से वैसा ही था। कोर्सिका में अंदर वाला वेद बाहर इसलिए आ पाया क्योंकि वहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, कोई जज करने वाला नहीं था। तो वहाँ वो खुल के जी पाया, अपने रियल को बाहर ला पाया। जब दोनों सनसेट देखने गए थे तो वेद चुपचाप बैठे एक टक कहीं देख रहा था। उस सीन को देखकर मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद वो सोच रहा होगा कि यहाँ से निकल के फिर वही घिसी पिटी ऑर्डिनरी लाइफ में उसे वापस जाना होगा। उसे इस बात की इतनी टेंशन थी कि जिस साइड सनसेट हो रहा था उसके अपोजिट बैठा हुआ था। सूरज का डूबना, शायद वो उस चीज को खुद से रिलेट कर जाता कि जैसे सूरज पूरे दिन तेज रोशनी देते हुए अंत में डूब जाता है, वैसे ही एक टाइम आएगा जब उसकी सारी हंसी खुशी चली जाएगी जो वो अभी महसूस कर रहा है। ये मेरी थ्योरी है, अगर और कोई अपने दिमाग से सोचेगा तो कुछ और थ्योरी भी निकल सकती है। ऐसी फिल्मों की यही खासियत होती है कि हर किसी का अलग पर्सपेक्टिव होता है एक ही सीन को लेकर। ये फिल्म मैं और मैं की लड़ाई को दिखाती है। खुद को ही खुद से लड़ना है, जीतना है, खुद को ही समझाना है कि नहीं, तुम कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। बस अपनी फेक पर्सनालिटी को हरा के इस समाज के दायरे को हराने की देरी है। बचपन से लेकर जवानी तक पिताजी और जॉब मिलने के बाद बॉस, दोनों वेद को यही बताते रहे कि समाज में जो नियम है तुमको उसी हिसाब से चलना है, वरना तुम बर्बाद हो जाओगे। हमेशा यही बताते रहे कि अगर समाज में फिट बैठना है तो तुम्हें वही करना होगा जो हमने किया। ऐसा नहीं कि पिताजी का कोई सपना नहीं रहा होगा या बॉस का कोई सपना नहीं रहा होगा, उनको किसी और ने दबाया तो अब ये भी वही बनकर किसी और को दबाने में पड़े हुए थे। हमने देखा कि वेद शीशे में खुद से बातें करता है। शीशे के सामने जब वो खड़ा होता है तब हम उसकी दूसरी पर्सनालिटी देख पाते हैं। हम सब में होती हैं अलग अलग पर्सनालिटीज, ऑफिस में कुछ और, घर वालों के सामने कुछ और, दोस्तों के बीच कुछ और अकेले कुछ और। जब अकेले होते हैं तो तब जो पर्सनालिटी होती है वही हमारी असली पर्सनालिटी होती है। हमें खुद से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हमें पता होती हैं हमारी कमजोरियां, हमारी ताकत, हमारी गलतियां, हमारी इच्छाएं, हमारी अच्छाइयां। इसीलिए कभी कभार खुद के साथ बैठना भी जरूरी है, खुद से भी बातचीत करना जरूरी है, जिसे हम आत्मचिंतन भी कह सकते हैं। शायद आपने नोटिस किया होगा कि वेद ने ऑटो वाले को भी अपने साथ ले लिया। उसे गाना पसंद था और वेद को जरूरत भी थी अपनी परफॉर्मेंस में एक ऐसे इंसान की जो गा के नरेट करे, तो उसने उसको चांस दिया। ये ऐसी मूवी है कि आप अगर इसे समझ गए तो आपको इससे प्यार हो जाएगा, अगर नहीं समझे तो ये मूवी आपके बेकार मूवी की लिस्ट में चली जाएगी। मैं ये मूवी बहुत साल पहले देखने बैठा था तो स्टार्टिंग देख के ही बोर हो गया और लगा कि पता नहीं क्या चल रहा है। फिर मैं इस मूवी के बारे में सुनता रहा कि अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है। अब जाके मैंने देखा और अब बोरिंग नहीं लगी, बल्कि मूवी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये शायद इसलिए भी हुआ क्योंकि इतने सालों में काफी कुछ घटित हुआ मेरे साथ। पहले मैं भी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही मूवी देखता था, तो शायद इसलिए बोरिंग लगी। तब दिमाग लगा के इतना सोचने का इंटरेस्ट नहीं था कि मूवी कहना क्या चाह रही है। अब मेरा काम ऐसा है तो मैं समझता हूँ मूवी के हर सीन को, हर बात को, और जिंदगी में इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है कि रिलेट भी कर पाता हूँ मूवी के कुछ सीन्स से। नए साल की शुरुआत है तो सोचा एक अच्छी मूवी एक्सप्लेन करके शुरुआत की जाए, तो इसलिए ये मूवी चूज की। एक्टिंग की बात करें तो रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण दोनों ही दमदार कलाकार हैं, तो बेकार एक्टिंग की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। फिल्म बनाई है इम्तियाज अली ने, तो फिल्म भी अच्छी होनी ही थी। इनकी फिल्मों में बहुत कुछ कॉमन रहता है, जैसे पहाड़ों के उस पार वाली दुनिया, अपने सपनों को जीना, पहले वादा करना कि इमोशनल अटैच नहीं होंगे और फिर भयंकर प्यार हो जाना, जो अपने अंदर छुपा है उस सच का बाहर निकलना, गानों में ही आधी फीलिंग्स बता देना किरदार की, और भी बहुत कुछ। माफ करिएगा मैंने शुरुआत में बोल दिया कि वेद और तारा स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं। वो तारा नहीं थी, कोई और लड़की थी। बताने को तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ। जाने से पहले आप बता दीजिए कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर इस ठंड में आलस आ रहा है तो आप लाइक या डिसलाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऐसे ही अच्छी मूवीज के एक्सप्लेनेशन सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नया वीडियो आते ही आप तक खबर पहुंच जाए। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते। ऐसी फिल्मों की यही खासियत, आलू ले, टमाटर ले, बैंगन ले, सब कुछ ले ले अंदर अपने।